क्लास 9th बायोलॉजी में अध्याय तीसरा है जीवों में विविधता। तो इसके हम लोग लघु उत्तरीय जो प्रश्न दिए गए हैं 1 से 50 तक सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक पहला क्या है, वर्गीकी से आप क्या समझते हैं। हमें वर्गीकी की परिभाषा करनी है यहाँ पे। तो इसका उत्तर जो है काफ़ी सरल है। देखिए यहाँ से हम करेंगे, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का सुव्यवस्थित और क्रमानुसार विभिन्न समूहों में विभाजन, उनका जैविक नामकरण तथा उससे संबंधित सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है, उसे वर्गीकी या वर्गीकरण विज्ञान कहा जाता है। क्या समझ में आया। देखिए इस धरातल पे बहुत सारे जीव हैं, अनगिनत जीव हैं, तो उसका हम अगर अध्ययन करना चाहें तो काफ़ी मुश्किल होगी। तो हम क्या करते हैं, उनकी जो विभिन्न गुण होते हैं, जो उनके गुण होते हैं, समानताएं होती और विषमताएं होती हैं, उनको विभाजित करके, ठीक है, उनका नामकरण किया जाता है। यानी यूँ कहें उनकी समानताओं और विषमताओं के आधार पे वर्गीकरण करना और उसका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, वर्गीकी यानी वर्गीकरण विज्ञान कहा जाता है। तो ये पूरा ही आपको यहाँ से यहाँ तक आपको इसका आंसर लिखना है। प्रश्न क्रमांक दूसरा देखिए क्या है, वर्गीकरण की इकाइयों का नाम हमें लिखना है। कौन कौन सी इकाइयाँ होती है वर्गीकरण की। देखिए लिनियस के अनुसार वर्गीकरण की 4 इकाइयाँ थी, लेकिन आज के समय में आधुनिक युग में वर्गीकरण की अनेक इकाइयाँ हैं। तो आपको ऐसे करना है, वर्गीकरण की निम्न इकाइयाँ हैं। देखिए पहला है संघ, वर्ग, गण, ठीक है, कुल, वंश और तथा जाति। ये सारे लिखते हुए आपको ये भी लिखना है, इन इकाइयों को भी छोटी इकाइयों में बांटा जा सकता है, जैसे उपसंघ हो गया, उपवर्ग हो गया, उपवंश हो गया तथा उपजाति हो गया। तो ये पूरा ही आपको लिखना है इसका आंसर, ठीक है। तो आइए इसके बाद आगे बढ़ते हुए देखते हैं प्रश्न क्रमांक तीसरा, 5 जगत वर्गीकरण का आधार क्या है। तो ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है और बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आइए इसका आंसर हम काफ़ी अच्छे से करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे थोड़ा समझिए 5 जगत वर्गीकरण क्या है। तो इस अध्याय में हिटकेयर ने 5 जगत वर्गीकरण, जो प्लांट के जो अलग अलग विभाग है उनका नाम है, ठीक है। तो 5 जगत वर्गीकरण में पहला देखिए क्या है, जगत मोनेरा, जगत प्रोटिस्टा, जगत फजाई प्लांटी और एनिमिलिया। तो ये जो वर्गीकरण हुआ है ये किस आधार पे हुआ है, हमें ये सिर्फ नाम ही नहीं लिखना है, हमें इसका आधार भी बताना है। तो यहाँ पे देखिए के लिए एक नया जगत बनाया गया, एक नया विभाग बनाया गया, जो किसने बनाया, आर हेंट्रिकर ने 1969 में इन सभी को मिलाकर 5 जगत वर्गीकरण किया। तो इन 5 जगत वर्गीकरण में अभी हमने देखा जिसका नाम है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। तो ये जो बांटा गया किस आधार पे बांटा गया वही हमें प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए कोशिका संरचना के आधार पे, पोषण एवं स्रोत एवं तरीकों के आधार पे, कोशिका भित्ति की उपस्थिति तथा शारीरिक संगठन के आधार पे इन समूहों का विभाजन किया गया, ठीक है। तो आपको ये पूरा लिखना है, इन सबको लिखना है और ये इनका आधार भी बताना है, ठीक है। 4 नंबर देखिए क्या है, कवकों को अलग जगत फजाई में क्यों रखा गया है। काफ़ी आसान सवाल है ये। तो यहाँ पे समझिए जो जीव होते हैं, कवक होते हैं, इनको अलग रखा जाता है क्योंकि इनमें ये यूकैरियोटिक जीव हैं और इनमें प्रकाश संश्लेषण भी ये क्या है, असमर्थ है, ये भोजन नहीं बना सकते, इसीलिए इनको अलग फजाई में यानी इनको अलग रखा जाता है। तो आपको कारण समझ में आ गया, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण में असमर्थ होते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे 5वां प्रश्न देखिए, जीवाणुओं यानी बैक्टीरिया के विभिन्न रूपों के हमें नाम लिखना। यहाँ से हमें करना है, जीवाणुओं के अनेक रूप होते हैं, जैसे कोकाई, इनका रूप कैसा होता है, गोल होता है। बेसिलस, इनका रूप होता है डंडाकार। और यहाँ पे देखिए अस्पार्जिला, इनका रूप होता है कामा की तरह। इस तरीके से यहाँ पे दिखाया गया है। देखिए बेसिलस का रूप कैसा होता है, कोलाई का, डंडाकार होता है, यहाँ पे गोलाकार देखिए ये रहा, और ये कामा की तरह, ठीक है। तो बस आपको नाम ही लिखना है। तो ये सारे आपको, जीवाणु मुख्यतः एक कोशिकीय होते हैं तथा अकेले या समूह में पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आपको करना है। 6 नंबर देखिए, पादप जगत के प्रमुख वर्ग कौन कौन से हैं, यानी कौन है, इन वर्गीकरण का क्या आधार है। तो इसका आंसर हमें यहाँ से करना है। देखिए आइक्लर के अनुसार पादप जगत के 2 उपजगत में बांटा गया, पहला है क्रिप्टोजेम्स और दूसरा है फेनरोजेम्स। तो क्या आधार है बांटने का, तो यहाँ पे देखिए क्रिप्टोजेम्स जो पौधे होते हैं बीज रहित, उसमें बीज नहीं पाया जाता है, जबकि फेनरोजेम्स में उच्च कोटि के बीज युक्त पौधे होते हैं, यानी बीजों के आधार यानी बीजों के पाए जाने के आधार पर ये बांटा गया है, ठीक है। अन्य सारे भी हैं लेकिन मुख्य रूप से बीज ही हैं, ठीक है। तो
कौन से भाग हो गए? तो कौन से 2 विभाग हो गए? क्रिप्टोजेम्स और फेनरोजेम्स। 7वां देखिए क्या है, प्रोटिस्टा में किस प्रकार के जीवों को सम्मिलित किया गया है, वो हमें बताना है। तो हमें यहाँ से लिखना है, इस जगत में यानी प्रोटिस्टा में मुख्यतः विभिन्न प्रकार के जलीय एक कोशिकीय जीव और सरल जीव यूकैरियोटिक सूक्ष्म जीवों को सम्मिलित किया गया है। 8वां देखिए क्या प्रश्न है, थैलोफाइटा के 2 मुख्य लक्षणों को हमें लिखना है। थैलोफाइटा में जो प्लांट पाए जाते हैं उनके क्या लक्षण होते हैं, देखिए हम यहाँ से करेंगे। इनका शरीर जड़, तना तथा पत्तियों में विभाजन नहीं होता, लेकिन एक थैलेस के रूप में रहता है, इसलिए इसे थैलोफाइटा कहा जाता है। पहला हो गया, इसमें संवहनीय तंत्र नहीं पाया जा सकता, जाइलम और फ्लोएम। शैवाल तथा लाइकेन को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। तो हमें बस 2 ही लिखना है। 9 नंबर देखिए क्या है, बायोफाइटा एवं टेरिडोफाइटा के बीच 2 मुख्य अंतरों को हमें स्पष्ट करना है। तो हम यहाँ से आसानी से अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। आपको पहले लिखना है बायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में अंतर निम्नलिखित है। पहला है वास्तविक जड़, आपको पहले ऐसे लिखना है, बायोफाइटा में वास्तविक जड़ एवं प्रोह तंत्र अनुपस्थित होता है। ठीक है, हरी पत्ती एक जैसी रचना प्रकाश संश्लेषण रहता, हरी पत्ती जो होती है एक जैसी रचना होती है और प्रकाश संश्लेषण होता है, संवहन तंत्र अनुपस्थित होता है। अब इसके बाद इसके बारे में लिखना है, टेरिडोफाइटा में शरीर जड़ एवं प्रोह तंत्र में विभाजित रहता है, संवहन तंत्र उपस्थित होता है, इसमें अनुपस्थित और इसमें उपस्थित होता है। प्रश्न क्रमांक 10 देखिए, किस आधार पर फेनरोजेम्स को 2 भागों में विभाजित किया गया है। तो फेनरोजेम्स जो फेनरोजेम्स भी है, इनको भी 2 खंडों में विभाजित किया गया है। कौन से खंडों में विभाजित किया गया है? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो क्या आधार है विभाजित करने का, आइए इसका आंसर करते हैं। तो इसका आंसर देखिए काफ़ी अच्छे से आपको ऐसे लिखना है, निम्न बिंदु के आधार पर फेनरोजेम्स को 2 भागों में विभक्त किया गया है। तो पहला देखिए, फेनरोजेम्स को 2 भागों में विभाजित है। पहला है जिम्नोस्पर्म, इसमें नग्न बीज जो है वो नग्न अवस्था में पाए जाते हैं, अलग पाए जाते हैं। पुष्प जो फूल है उसमें नहीं पाए जाते इस प्रकार के प्लांट में, यानी इस विभाग में। जबकि एंजियोस्पर्म में बीज युक्त फल पाए जाते हैं, जो फल होते हैं उसमें बीज पाए जाते हैं और फूल भी होते हैं। ठीक है, तो ये 2 मुख्य जो आधार है बांटने का। बाद 11 नंबर देखिए, संघ एल्केलिज्म या नेमाटोडा के 3 विशेषताओं का हमें उल्लेख करना है। तो यहाँ पे देखिए संघ एल्केलिज्म के 3 विशेषताएं, इनका शरीर अखंडित एवं द्विपार्श्व से सममित होता है। द्विपार्श्व सममित का मतलब होता है आधार से 2 खंडों में बराबर बराबर विभाजित हो सकता है। ये लंबे एवं बेलनाकार कृमि हैं, अतः ये गोल कृमि कहलाते हैं। तीसरा देखिए क्या है, तीसरे में आप लिखिए शरीर में मिथ्या देह गुहा पाया जाता है जो कुटिलिस लोम कहलाता है। और चौथा, तो इस तरीके से आपको 3 ही लिखना है इसमें से। 12 नंबर प्रश्न देखते हैं, संघ आर्थ्रोपोडा के 3 प्रमुख लक्षणों का उल्लेख हमें करना है। तो संघ आर्थ्रोपोडा जो है जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है, जगत है, 75% इसमें आते हैं जानवर। तो इसके देखिए क्या है, पहला, ये जल यानी मृदजलीय एवं समुद्री तथा स्थल सभी प्रकार के वास स्थानों में पाए जाते हैं। ये स्वतंत्र परजीवी तथा परजीवी दोनों होते हैं इस विभाग के, यानी आर्थ्रोपोडा के जो जीव होते हैं। दूसरा है, इनका शरीर द्विपार्श्व सममित यानी आधार से 2 खंडों में विभाजित हो सकता है और ट्रेप्लोब्लास्टिक तथा खंडित होता है, यानी अलग अलग भागों में ये खंडित भी किया जा सकता है। और उसके बाद आप विशेषता में ये भी लिख सकते हैं, संपूर्ण शरीर कठोर निर्जीव और क्यूटिकल के बाह्य कंकाल से ढका होता है। उसके बाद 13 नंबर देखिए, मछलियों के विशेषताओं का हमें उल्लेख करना है। तो यहाँ पे देखिए मत्स्य या पीसीज ये संघ में आते हैं मछलियाँ, इसके अंतर्गत मछलियाँ आती हैं जो लवणीय और मृद जल में पाई जाती है, पहला विशेषता हो गया। दूसरा विशेषता में आप लिख सकते हैं, इसकी त्वचा सल्कों द्वारा ढकी होती है, इनमें तैरने के लिए पंख या मासल होते हैं। ठीक है, तो बस यही आपको लिखना है। इसके बाद देखिए 14 नंबर, संघ कार्डेडा के 3 प्रमुख लक्षणों का उल्लेख करना है। कार्डेडा संघ में जो जीव पाए जाते हैं उनके 3 लक्षण यानी विशेषताएं क्या है, ये जल और स्थल दोनों में ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो सिलोमेट जंतु कहलाते हैं। इसमें नाटोकार्ड या पृष्ठरज्जु, तो ये इनकी रचना होती है, उपस्थित होता है। अधिकांश कार्डेडा में ये उपास्थ या अस्थि के बने एक अंत कंकाल यानी रीढ़ के हड्डी में परिवर्तित हो जाता है। तीसरा हो गया विशेषताएं यानी लक्षण।
इसके बाद देखिए 15 नंबर, संघ मैमेलिया के 4 विशिष्ट लक्षणों का उल्लेख करना है। संघ मैमेलिया यानी वर्ग 5 के जो जीव होते हैं उनके लक्षण या आप इसे विशेषताएँ भी कह सकते हैं। यह नियत तापी होते हैं, ताप नियत रहते हैं, त्वचा बाल और रोम से ढका रहता है, बाह कान होते हैं बाहरी होते हैं, इनमें स्तन पाए जाते हैं, स्तन के नवजात पोषण की दूध ग्रंथियाँ पाई जाती है, श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। तो ये सारे उसके लक्षण या विशेषताएँ होती हैं। 16 नंबर देखिए क्या है, द्विपार्श्व सममित जंतु से आप क्या समझते हैं, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले परिभाषा लिखिए आप द्विपार्श्व सममित का। इसमें जंतु के शरीर को एक काट द्वारा यानी आधार से 2 समान भागों में बांट सकते हैं। बाएं और दाहिने भाग में एक ही प्रकार की रचनाएं पाई जाती है यानी समानांतर रचनाएं पाई जाती है, जैसे मछली, मेढक आदि। तो यहाँ पे देखिए अगर आधार से हम बांटें तो ये देखिए यहाँ पे अगर हम आईना रखें तो ये अंग दिखाई पड़ेंगे, यहाँ पर अगर आईना रखें तो ये अंग दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, दोनों क्या है आपस में समानांतर यानी बराबर है। बीच से अगर काटा जाए तो दोनों तरफ बराबर अंग पाए जाते हैं, तो ये कहलाता है द्विपार्श्व सममित। 17 नंबर देखिए क्या है, जीव विज्ञान की शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का वर्गीकरण तथा जैविक नामकरण एवं उसके संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का सुव्यवस्थीकरण और क्रमानुसार विभिन्न समूहों में विभाजन, जैविक नामकरण तथा संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन कहलाता है वर्गीकरण विज्ञान। इसके बाद 18 नंबर प्रश्न देखिए, पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति सर्वप्रथम लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई थी, वो हमें बताना है। तो पृथ्वी पर सर्वप्रथम जीवों की उत्पत्ति 3.5 बिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। 19 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, क्लोरोफिल वर्ण विहीन पौधे को किस जगत में रखा गया है। ठीक है, ये बताना है। जिन प्लांट में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, कवक जैसे, तो यह शैवाल कवक हो गया, तो उसे अलग जगत फजाई उसे अलग विभाग में रखा गया है, उसका नाम है जगत फजाई। ठीक है, उसे अलग विभाग में रखा जाता है जगत फजाई में, और जिसे क्लोरोफिल पाया जाता है उसे प्लांटी में रखा जाता है। 20 नंबर देखते हैं, जीवों का 5 जगत वर्गीकरण किस वैज्ञानिक द्वारा स्थापित किया गया। तो जीवों के 5 जगत वर्गीकरण जो वैज्ञानिक हैं उनका नाम है आर वीटर। ठीक है, आर वीटर आपको लिखना है। तो इसके बाद देखिए 21 नंबर क्या है, वैसे सूक्ष्मजीव जिनके कोशिकांग झिल्ली से घिरे नहीं होते हैं क्या कहलाते हैं, वैसे सूक्ष्मजीव नाम बताना है। यहाँ पे पहले आप समझिए, जो प्रोकैरियोटिक सूक्ष्मजीव होते हैं उनकी कोशिकाओं में केंद्रक तथा झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते। कौन से सूक्ष्मजीव, तो कौन से आते हैं, प्रोकैरियोटिक आते हैं। तो इस प्रोकैरियोटिक को किस विभाग में रखा गया है, तो इनको रखा गया है मोनेरा में। ठीक है, सरल प्रोकैरियोटिक सूक्ष्मजीव को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, जिनमें से देखिए जीवाणु होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, इनमें केंद्रिका और केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता। तो आपको लिखना है, पूरा लिखना है, प्रोकैरियोटिक सूक्ष्मजीव मोनेरा प्रजाति में रखा गया है जिसमें केंद्रक युक्त झिल्ली नहीं पाए जाते। इसके बाद देखिए 22 नंबर प्रश्न क्या है, बीज रहित पौधे को किस उप जगत में रखा गया है। ऐसे प्लांट जिनमें बीज ना हो, तो प्लांट के किस जगत के उप जगत में रखा गया है, दोनों हमें बताना है। तो यहाँ पे समझिए, पादप जगत में 2 होते हैं, पहला होता है क्रिप्टोजेम्स, इसमें बीज नहीं होते हैं, और दूसरा होता है फेनरोजेम्स, इसमें बीज होते हैं। तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो पहला जगत हो गया क्रिप्टोजेम्स, और इस क्रिप्टोजेम्स में 3 विभाग होते हैं, थैलोफाइटा, बायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। तो इस टेरिडोफाइटा में रखा गया है। आइए देखते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए टेरिडोफाइटा, तो इन पौधे में बीज नहीं बनता। ठीक है, तो आपको कैसे लिखना है, तो आपको लिखना है क्रिप्टोजेम्स विभाग के टेरिडोफाइटा जगत में रखा गया है। इसके बाद 23 नंबर, पादप जगत का वह उपजगत जिसमें बीज युक्त पौधे सम्मिलित किए गए हैं क्या कहलाते हैं। तो यहाँ पे समझिए, पादप जगत के 2 होते हैं, क्रिप्टोजेम्स और फेनरोजेम्स। तो हमें बीज युक्त बताना है, तो आपको लिखना है फेनरोजेम्स, और इसमें 2 विभाग है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इसमें दोनों में बीज पाए जाते हैं, इसमें नग्न बीज यानी फल से बाहर बीज, और ये फल के अंदर बीज। तो आपको तीनों लिखना है, फेनरोजेम्स के अंतर्गत जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। 24 नंबर देखिए, थैलोफाइटा, बायोफाइटा और टेरिडोफाइटा पादप जगत के किस उप जगत में सम्मिलित हैं।
तो ये पादप जगत के क्रिप्टोजेम्स में ये जो अबीजी होते हैं, बिना बीज वाले होते हैं, उनमें सम्मिलित है थैलोफाइटा, बायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। ऐसे आपको लिखना है। 25 नंबर प्रश्न देखिए, बीज युक्त पौधे को पादप जगत के किस उप जगत में रखा गया है? तो फिर वही प्रश्न आ गया, बीज युक्त पौधे को पादप जगत के फेनरोजेम्स में रखा गया है, जिनमें जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म शामिल है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न 26 क्या है, वैसे पौधे जिनका शरीर जड़, तना और पत्तियों में विभाजित नहीं होता, उपजगत क्रिप्टोजेम्स के किस विभाग में सम्मिलित किए गए हैं? तो ये क्रिप्टोजेम्स जो अबीजी होता है ये टेरिडोफाइटा में रखा गए हैं। तो ये टेरिडोफाइटा में रखा गया है, जिसमें इस विभाग में पौधे का शरीर जड़, तना और पत्तियों में विभाजित नहीं होता। तो आपको लिखना है क्रिप्टोजेम्स के टेरिडोफाइटा में। 27 नंबर प्रश्न हम देखेंगे, एगार का उत्पादन किस प्रकार के शैवाल से किया जाता है? तो एगार जिसकी आवश्यकता प्रयोगशाला में सूक्ष्मजीवों के कल्चर के लिए होती है, तो इसका उत्पादन लाल शैवाल द्वारा किया जाता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या है हमारा 28 नंबर, शैवालों के वैसी जातियों का नाम बताएं जो विशेष प्रकार के कवकों के साथ अस्थायी अंतःसंबंध बनाती हैं। तो वैसी शैवाल की जातियाँ कहलाती हैं लाइकेन। ठीक है, शैवालों की कुछ जातियाँ खास कवकों के साथ अस्थायी अंतःसंबंध बनाती है, जिसे क्या कहा जाता है? सहजीविता कहा जाता है। इसे लाइकेन ऐसी सहजीविता के उदाहरण क्या है? लाइकेन। तो यहाँ पे दिखाया गया है पिक्चर। इसके बाद 29 नंबर देखिए, वैसे पौधे जिनके बीज फलों के भीतर नहीं बनते को उपजगत फेनरोजेम्स के किस विभाग में रखा गया है? तो फेनरोजेम्स में बीज युक्त होते हैं, लेकिन जिम्नोस्पर्म में फलों के अंदर बीज नहीं होते, नग्न अवस्था में बीज पाए जाते हैं और फल अलग होते हैं। तो आपको लिखना है जिम्नोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म में फल के अंदर बीज पाए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा फेनरोजेम्स के विभाग उपजगत जिम्नोस्पर्म में। इसके बाद देखिए 30 नंबर क्या है, एक बीज पत्री पौधे के पत्तियों में किस प्रकार का सिरा विन्यास होता है? तो बीजों के केवल एक बीज पत्री में होता है, तो बीजों का केवल एक बीज पत्र जो मौजूद होता है उसे एक बीज पत्री कहते हैं। इसे सिरा विन्यास समांतर क्रम में होता है। कैसे होता है? समांतर होता है, पैरेलल होता है। देखिए यहाँ पे ऐसे। तो इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 31 क्या है, वैसे जंतु जिनके शरीर 2 जनन स्तरों का बना होता है क्या कहलाते हैं? 2 जनन स्तर वाले जो जंतु होते हैं उनका शरीर बना होता है उसे द्विस्तरीय जंतु कहा जाता है। ठीक है, और 2 से ज़्यादा होता है उसे मेंडोस्पर्म कहा, लेकिन हमें यहाँ बताना है द्विस्तरीय जंतु कहलाते हैं। 32 नंबर देखिए, ऐसा जंतु जिनके शरीर का एक काट के द्वारा 2 हूबहू समान भागों में बांटा जा सके क्या कहलाता है? उसे कहा जाता है द्विपाश सममित। ठीक है, यानी यहाँ पे सेंटर से 2 भागों में बांट दिया जाए तो एकदम सेम टू सेम ये दोनों होते हैं। 33 नंबर देखिए, स्पंजों को जंतु जगत के किस संघ में सम्मिलित किया गया है? स्पंजों को संघ पारिफेरा में सम्मिलित किया गया है। कौन कौन से स्पंज होते हैं आइए देखते हैं। तो ये देखिए ये सारे स्पंज हैं, हाइलोलेमा, यूप्लेक्ट्रा और साइक्लिन। 34 नंबर देखिए क्या है, संघ पारिफेरा के जंतुओं में अलैंगिक विधि से होने वाले प्रजनन विधि को क्या कहा जाता है? संघ परिफेरा के जो अलैंगिक विधि से होता है जनन वो मुकुलन कहलाता है। क्या कहलाता है? मुकुलन या जेमुल कहा जाता है। 35 नंबर देखिए, संघ सेलिटेट्रा या नाइट्रिया के शरीर में पाए जाने वाली वैसी कोशिकाएं जो शरीर के रक्षा तथा शिकार पकड़ने में सहायक होती हैं, तो वे कोशिकाएं क्या कहलाती हैं? तो ये देखिए संघ सेलिटेट्रा और नाइट्रिया, तो ये जो इनमें जो जीव होते हैं उनमें एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, जो शिकार पकड़ने में सहायक होती है, तो वो कोशिकाएं कहलाती है देह भित्ति में इंटर स्पेशियल कोशिकाएं। ठीक है, ये तथा नाइट्रोब्लास्ट या तंत्र कोशिकाएं इसे कहा जाता है। 36 नंबर देखिए, वैसी कोशिकाएं जो संघ सिलिरेट्रा जंतु के अतिरिक्त जंतु कोशिका अन्य नहीं पाई जाती क्या कहलाती? तो अभी हमने देखा वही हो जाएंगी। तो ये दंत कोशिकाएं कहलाती है। यहाँ पे ये देखिए इंटरसेल कोशिकाएं या नाइट्रोब्लास्ट या दंत कोशिकाएं। ठीक है, बस इन्हीं में पाई जाती है और अन्य जगह अन्य जंतु के विभाग में ये नहीं पाई जाती। तो ये दोनों आपको नाम लिखना है। 37 नंबर देखिए क्या है, वैसे जंतु जिनके शरीर में देह गुहा नहीं होते क्या कहलाते हैं?
तो संघ 3 यानी प्लेटी हेलेस्मिथ, तो संघ 3 प्लेटी हेलेस्मिथिस में जो एक जंतु है प्लेनेरिया, इसमें देह गुहा नहीं पाया जाता। तो आपको पूरा लिखना है संघ प्लेटी हेलेस्मिथिस में जंतु प्लेनेरिया, इसमें देह गुहा नहीं पाया जाता। 38 नंबर देखिए, संघ प्लेटी हेलेस्मिथिस के एक ऐसे जंतु का नाम बताएं जो स्वतंत्र परजीवी होते हैं। तो प्लेटी हेलेस्मिथिस में वही जंतु आ जाएंगे, प्लेनेरिया आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्लेनेरिया क्या होता है, तो ये होता है स्वतंत्र परजीवी होता है, ठीक है। ये होता है कौन सा, प्लेनेरिया, ये रहा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है, 39 नंबर, कुटली लोम में उपस्थित किस संघ के जंतुओं के लक्षण होते हैं। तो संघ 4 एस्क्लेज्मिथिस देखिए शरीर में मिथ्या देह गुहा पाया जाता है जो कुटली लोम पाया जाता है, ठीक है। 3 में से कौन आ जाएंगे जीव, तो इसमें कृमि और फफूंदी सारे आते हैं, ठीक है। तो ये विभाग आपको लिखना है, और गोल कृमि और ये आपको लिखना है, मिथ्या कुटिलिज्म पाए जाते हैं। 40 नंबर देखिए, संघ एनेलिडा के जंतुओं के प्रचलन में पाई जाने वाली कांटे नुमा रचनाएं क्या कहलाती हैं। संघ एनेलिडा में पाए जाने वाले कांटे नुमा जो रचना सूक कहलाती है। इसमें कौन से जीव आएंगे, समुद्री चूहा आ जाएगा, केचुआ, जो कि ये सारे आ जाएंगे। इसके बाद देखिए 41 नंबर प्रश्न क्या है, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है, वो बताना है हमें। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा, जिसमें 75% से ज़्यादा सदस्य इसमें शामिल हैं, एनिमल्स इसमें आते हैं। 42 नंबर देखिए क्या है प्रश्न, उत्सर्जी अंग मेलफिगियन नलिकाओं में उपस्थित किस संघ के जंतुओं के लक्षण है। तो उत्सर्जी अंग मेलफिगियन नलिकाएं जो होती हैं ये किस संघ के हैं, ये कहलाता है आर्थ्रोपोडा के लक्षण ये होते हैं, जितने भी जंतु होते हैं उसमें। इसके बाद देखिए 43 नंबर, घोंघा का शरीर जिस कोमल झिल्ली के द्वारा घिरा होता है वो क्या होता है, झिल्ली का नाम। तो घोंघा जो है मोलस्का संघ में आते हैं, ठीक है। तो इसका देखिए मोलस्का का शरीर असीमित हो जाता है जैसे घोंघा, तो इसके शरीर पर एक कोमल झिल्ली द्वारा ढका होता है, इसे परवार या मेंटल कहा जाता है। इसके बाद देखिए 44, संघ इकाइनोडर्मा के जंतुओं के शरीर में स्थित वह तंत्र जो प्रचलन और श्वसन में सहायक होता है क्या कहलाता है। आपको ध्यान देना है, ये कौन सा संघ है, इकाइनोवेडा। तो ये रहा इकाइनोवेडा। तो इसमें जो एक विशेष तंत्र होता है, एक विशेष तंत्र जो जल परिवहन तंत्र या जल संवहन तंत्र होता है, तो ये क्या करता है, तो ये प्रचलन और श्वसन में सहायक होता है। तो कौन सा तंत्र है, तो आपको ये नाम लिखना है, जल परिवहन तंत्र या जल संवहन नाल तंत्र। 45 नंबर देखिए, उपसंघ वर्टिब्रेटा का दूसरा नाम क्या होता है। तो उपसंघ वर्टिब्रेटा का दूसरा नाम जो होता है वो कार्डेडा कहा जाता है, इसी का ये भाग है। मछलियों के श्वसन अंग क्या कहलाते हैं, तो ये गिल्स कहलाते हैं, हम सभी जानते हैं। 47 देखिए, वैसे वर्टिब्रेटा जो जल और स्थल दोनों में वास स्थानों पे रह सकते हैं यानी सांस ले सकते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं। तो ऐसे वर्टिब्रेटा को हम उभयचर कहा जाता है, क्या कहा जाता है, उभयचर। इसके बाद देखिए 48 नंबर, वर्ग रेप्टिलिया के जंतुओं में निषेचन किस प्रकार होता है। तो वर्ग रेप्टिलिया में निषेचन जो है वो अंत निषेचन होता है, ठीक है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, ये अंडे जल में ना देकर स्थल पर देते हैं, ठीक है। तो आपको लिखना है अतः निषेचन होता है यानी इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो ये वर्ग 4 के एविस जो जंतु शामिल होते हैं, इनका कंकाल जो होता है स्पंजी होता है और हल्का होता है, ठीक है। तो आपको क्या नाम भरना है, एविस। 50 नंबर देखते हैं इस सेशन का आखिरी सवाल, रेप्टिलिया, एविस तथा मेमेलिया में कौन नियत तापी जंतु होता है। यहाँ पे ध्यान देना है, रेप्टिलिया जो है ये क्या है, अनियमित तापी है, ये क्या है, अनियमित तापी होते हैं। और एविस की बात की जाए तो ये नियत तापी होते हैं, और वहीं मेमेलिया की बात की जाए ये भी नियत तापी होते हैं। तो हमें इस प्रश्न में क्या बताना है, हमें इस प्रश्न में देखिए ये रेप्टिलिया, एविस और मेमेलिया में कौन नियत तापी जंतु होता है, तो ये एविस और मेमेलिया नियत तापी हो और ये अनियमित तापी है, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको।